हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल माई सेल्फ डायमेंशन फिजिक्स। और इस लेक्चर नंबर 5 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हम पढ़ेंगे। एविडेंस इन फेवर ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग इन जी सॉल्ट, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस और आयनिक मोबिलिटी। तो अब इनमें से एविडेंस इन फेवर ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग इन जी सॉल्ट ये सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। इसमें से कोई क्वेश्चन आते नहीं है। अपनी इन डेप्थ कंसेप्चुअल इसमें से इंक्रीज़ किया जा सकता है। बाकी इसका कोई इतना इम्पॉर्टेंस नहीं रखता है कोई भी एग्ज़ाम में या फिर किसी भी बेसिस पे। जस्ट नॉलेज के हिसाब से इसको कंज्यूम किया जा सकता है। IUPAC nomenclature of complexes is a very crucial and important topics throughout all exams and even in बाकी चैप्टर्स में भी ये अच्छे से काम आ जाता है। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस और आयनिक मोबिलिटी बहुत बेसिक से दो छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे। तो इतना ही आज हम के लेक्चर नंबर 5 में कवर करेंगे। अगेन लेक्चर नंबर 5 में से हम ये ऊपर के दो टॉपिक्स को हम स्किप कर सकते हैं ईजिली। देयर इज़ नो इशू, देयर इज़ नो हार्म। सो लेट्स बिगिन। एविडेंस इन फेवर ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग। तो अभी तक हमने लेक्चर में ये पढ़ा है 4th में कि सिनर्जी बॉन्डिंग होता क्या है। तो क्या हो रहा है इसमें, मेटल डोनेट भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है कार्बन को, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब इसमें क्या हो रहा है, टोटल ये जो तमाशा है सिनर्जी बॉन्डिंग का, इसमें क्या, ड्यू टू सिनर्जी बॉन्डिंग मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है। और मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जा रहा है, विच इज़ CO के बीच का है। और ये जो स्ट्रेंथ है इसको मेज़र किया जाता है किससे, मेजर्ड बाय इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक, जस्ट जानने के लिए। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम जा रहा है। हम ये पढ़ चुके हैं सिनर्जी बॉन्डिंग में लेक्चर नंबर 4 में। अब सपोज़ यहाँ पे इमेजिन करो दो मासेस हैं X और Y, इनके बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है। और ये बॉन्ड को हम स्प्रिंग के जैसे कंसीडर करेंगे। अब देखो, अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के एक बार के लिए कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। सो एज बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू वाइब्रेट द बॉन्ड। अब ऑब्वियसली स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, मतलब हमको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा ना स्प्रिंग को वाइब्रेट करवाने के लिए। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है तो क्या बोल सकते हैं कि ऐसे मोटा है बहुत ज़्यादा स्प्रिंग। अब इसको वाइब्रेट करवाने के लिए, इसमें इलोंगेट करने के लिए, इसको कंप्रेस करने के लिए वी हैव टू गिव मोर एनर्जी टू द स्प्रिंग, मोर काइनेटिक एनर्जी टू स्प्रिंग, टू बी ऑनेस्ट। तो अब देखो, अब इसके कंपैरिजन में हम एक छोटा स्प्रिंग लें जिसका ये K1 है और ये K2 है सपोज। तो K1 इज़ मच मच ग्रेटर देन K2। अब K2 को स्ट्रेच करने के लिए, एलोंगेट करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए या K1 को कंप्रेस करने के लिए? ऑब्वियसली K1 को कंप्रेस करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इससे क्या हमको पता चला, एज बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू वाइब्रेट द बॉन्ड, विच मीन्स जो न्यू है ऑफ CO इंक्रीजेस। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी जो हमारा हो रहा है वो इंक्रीज़ कर जा रहा है, यानी कि एनर्जी बेसिकली इसको हम उससे समझ सकते हैं। एज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C∧O इंक्रीजेस, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अब देखो, अब यहाँ पे कंसिडर करो कि इसके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। अब इसको 3 स्प्रिंग के साथ कंसिडर कर लो एक बार के लिए। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसके बीच में 3 स्प्रिंग लगे हुए हैं। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए हमको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, न्यू ऑफ CO इज इक्वल्स टू 1/2 पाई C मल्टीप्लाइड बाय K अंडर रूट ऑफ K बाय म्यू, विच हियर K इज फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट एंड म्यू इज रिड्यूस्ड मास। ओके, तो एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ central metal atom or central metal ion decreases, it donates more electron density towards CO, that is higher extent of synergy bonding, and greater the strength of MC bond, that is bond order of MC bond increases, bond order of CO bond decreases, strength of CO decreases, which is mu naught of CO decreases। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घट जा रहा है, तो घट जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड पे टूवर्ड CO, दैट इज़ हायर द एक्सटेंट ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग। तो इसमें क्या है, सिनर्जी बॉन्डिंग होने का जो एक्सटेंट है वो बढ़ जा रहा है। तो अब वहाँ पे बढ़ जा रहा है तो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ कर जा रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल और कार्बन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का इसमें घट रहा है तो स्ट्रेंथ ऑफ, तो उसका अगर बॉन्ड ऑर्डर इसका घट रहा है तो स्ट्रेंथ भी इसका घट जाएगा, और स्ट्रेंथ भी इसका घट जाएगा तो हम न्यू ऑफ CO भी घट जाएगा बोल सकते हैं। तो ये आपस में प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, ठीक। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब CrCO6 और VCO6-1 देखते हैं।
अब इसमें ये पहला कंपाउंड है हमारा और ये दूसरा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसमें मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या किसका ज़्यादा होगा? सेकंड का ज़्यादा होगा। मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा? सेकंड का ज़्यादा होगा। मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा? इसका होगा। यहाँ पे लिख दिया गया है, इसी के थ्रू हमको देखना है, ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा? CrCO6 का ज़्यादा होगा। और अब बॉन्ड स्ट्रेंथ CO और इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। न्यू ऑफ CO किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका ज़्यादा होगा। ये आपस में प्रोपोर्शनल है चारों, सॉरी ये आपस में प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका आंसर भी सेम आएगा। ठीक है। अब बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बीच का हम डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, उल्टा रहेगा। अब आते हैं सिनर्जी बॉन्डिंग इन जी सॉल्ट। लेकिन उसके पहले एक बार देखना, अब इसमें एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए कि ये दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से इन दोनों के सेंट्रल मेटल एटम का हमको बताना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। Cr का इसमें क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? 0 सही है क्या? वेनेडियम का क्या होगा? -1 सही होगा क्या? -1 ही होगा, राइट। अब देखो मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्यों सेकंड का ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 है ये, तो ये ज़्यादा अच्छा डोनेट करेगा। अब आते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक पे, सिनर्जी बॉन्डिंग इन जी सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली बोलूँगा, उसके बाद तुम खुद समझ सकते हो। ठीक है, ये जी सॉल्ट्स का ये है, तो इसमें जो प्लैटिनियम हमारा होगा ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा, और इसका D जो रहेगा x² y² में रहेगा, स्क्वायर प्लानर रहेगा, XY प्लेन यूज़ होगा। अब सपोज़ देखो यहाँ पे प्लेटिनियम हमको 3 जगह से Cl का कार्बन क्लोरीन का डोनेशन है। अब ये क्या करेगा, देखो पहले तो एक बार देखो CH2 को हम जब C2H2 यूज़ कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है। इसका प्लस माइनस ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर नीचे होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। इसका जो पाई बॉन्ड रहेगा वो यूज टू डोनेट रहेगा, और इसका पाई जो रहेगा उसके पास पाई ABMO और BMO दोनों रहेगा। अब इधर देख लो एक बार यार, सब चीज़ें एक साथ देखना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्लैटिनियम और C2H2 का जब डोनेशन होगा, जो उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा। तो और जो C2H2, अब देखो प्लैटिनियम इसमें XY प्लेन में आ गया है, ये PtCl3 इसमें XY प्लेन में है ऑलरेडी, लेकिन इसका जो ऑर्बिटल है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा वो DZX और DYZ पे है। तो ये जब C2H2 के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये इसके साथ परपेंडिकुलर बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसके बीच में एंगल जो रहेगा 90 डिग्री रहेगा XY प्लेन के साथ। तो ये देख लो इधर C2H2 इज़ परपेंडिकुलर टू XY प्लेन, और प्लैटिनियम और C2H2 के एक पाई बॉन्ड है और एक इसमें सिग्मा बॉन्ड है, और इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये है। अब यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाई ABMO और डोनेशन होके हो रहा है ना, यहाँ पे PT का डोनेट कर रहा है C2H2 में, तो वहाँ से पाई स्टार फॉर्म हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन जी सॉल्ट इज 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय C2H4 इक्वल्स टू 2, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इज़ 4। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ जाऊँगा नहीं, इसमें हम खुद देख के समझ सकते हैं, नोट्स में लिख दिया गया है। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट पे लिख देना, मैं एक और लेक्चर इसमें अलग से ले लूँगा। ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, जान के छोड़ सकते हैं। और ये किसी को डाउट आ रहा है तो उसका ये भी एक मतलब है कि वो इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं या इसके पहले के जो केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ उसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ करें, उसके बाद यहाँ पे आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसके बिना कुछ समझ में नहीं आने वाला। All hydrogens are not going to lie in the same plane because after donation of electron cloud, hybrid state of C2H2 C2H4 changes, which lies between sp2 to sp3। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, PtCl3 XY प्लेन में है। अब इसके साथ ये यहाँ पे डोनेट भी कर रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो रहेगा वो <2 रहेगा, C2 का जो बॉन्ड रहेगा ये वाला बॉन्ड, और ये वाला जो बॉन्ड रहेगा ये बॉन्ड ऑर्डर <1 रहेगा। यानी कि ये जो डबल पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है C2 के C1 और C2 के बीच में, उसका कुछ बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन ले जाएगा प्लैटिनियम अपने साथ, ताकि वो वहाँ पे कार्बन के साथ परपेंडिकुलर बॉन्ड फॉर्म कर सके, पाई बॉन्ड फॉर्म कर सके। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें जो प्लैटिनियम Cl के साथ जो बॉन्ड्स बना रहे हैं, अलग अलग बॉन्ड बनेंगे। जो एक्स प्लेन में जो बॉन्ड XY प्लेन के हिसाब से जो X के साथ रहेगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, हम एक्सियल और इक्वेटोरियल के हिसाब से भी बोल सकते हैं।
इसमें जो मैं मार्किंग किया हूँ, इसमें वाई बॉन्ड जो रहेगा उसका लेंथ ज़्यादा रहेगा, बिकॉज प्लैटिनियम कंट्रीब्यूट्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड C2H5. सो PTCl बॉन्ड लाइज अपोजिट टू C2H4 इज स्लाइटली वीकर एंड लॉन्गर देन अदर 2 PTCl बॉन्ड्स. ठीक है, अब ये यहाँ पे प्लैटिनियम डोनेट भी कर रहा है. अब देखो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं लेगा, वो इसके पास से ले लेगा, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड थोड़ा लंबा भी हो जाएगा और वीक भी हो जाएगा. समझे, यह पॉइंट पे लिख दिया गया बहुत अच्छे से. इफ़ अ न्यू लिगेंड रिप्लेसेस Cl देन इट विल बी एडेड टू ट्रांसपोजिशन. इसको हम सीस और ट्रांसपोजिशन से देख ले रहे हैं. अब यहाँ पे अगर Cl को रिप्लेस करना है तो ये ट्रांसपोजिशन से, विच इज़ अपोजिट टू C2H4, वहाँ से ही Cl को निकालेगा. यहाँ से नहीं निकलेगा कोई भी Cl, यहाँ का Cl निकलेगा. तो PTCl, अब ये एक JEE एडवांस या फिर ओलंपियाड लेवल का सवाल यहाँ पे बन सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि ये फिगर एक तो लोग देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ऐसा क्या बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. तो यही चीज़ें हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी व्हेन वी आर फाइटिंग और कॉम्पिटिंग इन अ हायर लेवल विथ 16-15 lakhs people. Then we have to go to some extent which is out of our course, out of the curriculum, so that if we do so, we can achieve more things in order to what we are dreamt of or we wish to. तो ये सब छोटे छोटे मार्जिन्स जो हैं ये मैटर करेंगे, क्योंकि जितना मेहनत तुम कर रहे हो और जितना कंटेंट तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे आजू बाजू वाले भी उतना ही पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो PTCl बॉन्ड इज़ वीकर, दैट इज C2H4 डायरेक्ट इनकम, मतलब डायरेक्ट इनकमिंग लिगेंड टू ट्रांसपोजिशन. दिस इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज़ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. सो हियर वी आर. अब देखो ये चार्ट पहले अच्छे से देख लो सब एक बार. IUPAC नॉमेनक्लेचर है ये कॉम्प्लेक्सेस के. अब देखो यहाँ पे हम MLX जहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहेगा, उसके लेफ्ट साइड पे कटायंस रहेगा और राइट साइड पे अनायंस रहेंगे. ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है. अब देखो कटायनिक स्पीसीज़ के बाद हम स्पेस देंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें लिगेंड, मेटल और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी लिखना है. उसके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा. कॉम्प्लेक्स का नाम खत्म होने के बाद हम वापस स्पेस देंगे, फिर हम अनायनिक जो भी रहेगा कंपाउंड उसके बारे में हम नेमिंग करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट लेट स्टार्ट विथ लेफ्ट साइड कटायनिक स्पीसीज़ के साथ. तो यहाँ पे कोई भी डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ नहीं होगा. फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, देन नो कैपिटल विल बी यूज्ड इन होल नेमिंग. तो जैसे हम अपना नाम लिखते हैं, हम पहला लेटर हम अपर केस में लिखते हैं, तो इसको भी हम कैपिटल लेटर पे लिखेंगे, उसके बाद कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं होगा. ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मेंशन ओनली व्हेन इट एग्जिस्ट इन मोर देन वन ऑक्सीडेशन फॉर्म. सपोज कटायनिक स्पीसीज़ का अगर 1 है, अगर 1 से ज़्यादा या उससे कम रहेगा, ऑक्सीडेशन कम रहने का तो चांसेस नहीं है, सॉरी, 1 से ज़्यादा अगर रहेगा तो ही हमको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे मेंशन करना है और उसको पेरेंथेसिस में मेंशन करना है, विच इज़ सिंपल ब्रैकेट. ये वाले ब्रैकेट में उसको पेरेंथेसिस में मेंशन करना है. अब हम लिगेंड के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे अब. ठीक है, स्पेस देने के बाद हम लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे कॉम्प्लेक्स में, फिर मेटल का नाम लिखेंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल लिखेंगे, एंड वी वॉन्ट गिव एनी काइंड ऑफ स्पेस बिटवीन देम. तो लिगेंड, इफ कटायनिक पार्ट इज एब्सेंट देन स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, देन नो अपर केस लेटर विल बी यूज्ड. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया था कि इस नेम में और कोई कैपिटल लेटर यूज़ नहीं होगा. स्पेस देने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ़ कटायनिक पार्ट इज एब्सेंट देन स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, देन नो अपर केस लेटर विल बी यूज्ड. अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर ही है. ठीक है, डाई, ट्राई, टेट्रा विल बी यूज्ड फॉर मोर देन वन लिगेंड. अगर एक लिगेंड से ज़्यादा है तो हम वहाँ पे डाई, टेट्रा, ट्राई ये सब यूज़ कर सकते हैं. इफ़ लिगेंड कंटेन्स डाई, ट्राई, टेट्रा इन इट्स नेम देन यूज़ बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस और सो ऑन. इसको पेरेंथेसिस में लिखना है. अब अगर नेगेटिव लिगेंड है, तो अगर IDE है तो इसको हम आइडो/O के तौर पे लिख सकते हैं. 8 को हम एटो करके लिख सकते हैं, 8 को हम आइटो करके लिख सकते हैं. अगर पॉजिटिव लिगेंड है तो हम यहाँ पे EM यूज़ करेंगे. न्यूट्रल लिगेंड है तो हम वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे. अब मेटल पे आते हैं. मेटल का नामकरण हम कैसे करेंगे, इफ़ कॉम्प्लेक्स इज़ न्यूट्रल/पॉजिटिव देन नॉर्मल नेम ऑफ मेटल विल बी यूज्ड. ठीक है, क्या बोल रहा है, मेटल अगर पॉजिटिव चार्ज है या फिर न्यूट्रल है कॉम्प्लेक्स, तो उसमें कॉम्प्लेक्स का, सॉरी मेटल का नहीं, तो मेटल का जो नॉर्मल नेम है, जैसे फेरस का आयरन है,
ठीक है, और कोबाल्ट, CO का कोबाल्ट इसमें लिखा हुआ है जैसे, उसी को यूज़ करेंगे। और अगर नेगेटिव है देन LATE इन नेम विल बी यूज्ड विथ 8 सफिक्स। ठीक है, लाइक Fe का फेरेट हो जाएगा, और Ag यानी सिल्वर का अर्जेंटेट हो जाएगा, इसका लैटिन नेम्स यूज़ होंगे। Pb का जो कि हमारा लेड है, इसको हम प्लम्बेट करके Au को ऑरेट करके, विच इज़ Au हमारा गोल्ड है, ऑरेट करके। ऑक्सीडेशन स्टेट इसको हम पेरेंथेसिस में मेंशन करेंगे और रोमन नंबर पे मेंशन होगा, ये I, II, III, IB, BI ऐसे करके यूज़ होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया लिगेंड में। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर विल बी यूज्ड फॉर नेमिंग डाई, ट्राई और बिस, ट्रिस विल नॉट बी यूज्ड। ठीक है, इसमें नेमिंग के लिए हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे, और लिगेंड का नाम लिखने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, बिस यूज़ नहीं करेंगे। अब हम आते हैं अनायनिक स्पीसीज़ के ऊपर। इसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये सब कुछ भी यूज़ नहीं होगा। नो मेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका खाली नॉर्मल नेम हमको यूज़ करके निकल जाना है। तो एंटायर नेमिंग ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इसमें सबसे ज़्यादा इजी अनायनिक पार्ट का नामकरण करना है। बाकी कटायनिक और कॉम्प्लेक्स जो है उसका थोड़ा लिटिल बिट टफ रहता है, अगर मल्टीपल चीज़ें उसमें एक साथ कंबाइन हो जाएं तो। अनायनिक पार्ट सबसे ज़्यादा इजी है, 3 ही पॉइंट ध्यान में रखने। बाकी ये चार्ट तुमको याद रहना चाहिए। ये चार्ट के बाहर ये देखो NCERT के हिसाब से है कम्प्लीटली। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो अभी चेंज हो गई हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो अब देखो जो चेंजेस हुए हैं ये IUPAC सर ही करते हैं। IUPAC का क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, और दिस बोर्ड इज़ eligible and given all the required powers to control the whole chemistry, and all the names this particular board develops all the nomenclature, standards, terminologies and symbols of any new substance or new chemical found। तो ये बोर्ड ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है, वो बहुत हायर लेवल के चेंजेस रहते हैं। हमको हमारे हाई स्कूल लेवल के हिसाब से दिस पर्टिकुलर चार्ट इज़ कम्प्लीटली सफिशिएंट इन इट्स ओन। ठीक है, इसके बाहर जाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट कंप्लीट चार्ट ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर यू विल एवर फाइंड। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। FeCN6 4- को हम कैसे नेम करेंगे? अब देखो, अनायन नहीं है, कटायन नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से चालू करेंगे। पहले हम किसका लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे, अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम लिखेंगे, फिर आयन लिखेंगे। अब देखो 6 मतलब हेक्सा साइनिडो फेरेट। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एक हाइफन दे के भी लिख सकते हैं, फेरेट 2 आयन। अब NiCO4, अब इसमें टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था। मेंशन कर देना, ठीक है, मेंशन कर देना हमेशा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब निकिल EN3 2+ का देखते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? 3 यानी कि ट्रिस। ये क्या है? इथिलीन डायमाइन है ये, EN। हम पढ़े थे इसको जब हम लिगेंड्स का नेम, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ रहे थे, सिंपल टाइप्स ऑफ। तो इसको हम कैसे नेम करेंगे? ट्रिस इथिलीन डायमाइन निकिल 2 आयन। और इसका एक और नाम भी हो सकता है, ट्राई इथिलीन डायमाइन निकिल 2 आयन। अब CrC6H6 होल 2, इसको हम कैसे, ये C6H6 क्या, बेंजीन है, तो ये इसको हम नेम कर सकते हैं बिस बेंजीन क्रोमियम 0, पेरेंथेसिस में 0, विच इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ओवर हियर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब K4FeCN6, इसको हम क्या नेम कर सकते हैं? पोटेशियम हेक्सासाइनेडो फेरेट 2। अब हम आते हैं नेमिंग ऑफ एसिडिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, बिफोर वी डू, जस्ट अ सेकेंड, मेरे को 1 मिनट दो। सो लेट्स बिगिन। नेमिंग ऑफ एसिडिक कॉम्प्लेक्सेस, हम यहाँ पे थे, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, कॉल आ गया था। तो अब देखो, जैसे ये हमारा एक दिया हुआ है, इसमें जो H2 बाहर है कटायन बन के, ये हमारा क्या है? आयनाइजेबल है। कटायनिक नेम विल नॉट बी मेंशन्ड, लिगेंड मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट एसिड। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा है? सपोज
इसमें अगर कटायनिक नेम मेंशन नहीं होगा, अगर लिगेंड का जो मेटल वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका जो रहेगा वो एसिडिक रहेगा, ठीक है, वो यही बोलना चाह रहा है। तो अब देख लो यार, इसको पढ़ लो खुद ही, इसमें कोई इतना बड़ा महान चीज़ नहीं है। जैसे H2PtCl6 हुआ, अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसको क्या लिखेंगे, हेक्साक्लोराइडो, फिर ये क्या प्लैटिनिक, फिर IV एसिड, इसमें एसिड का नाम यूज़ करना है, मतलब ये टेम्पलेट फॉलो होगा। एक सेकेंड रुको यार, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ये टेम्पलेट फॉलो होगा, उसको बनाने के लिए विल फॉलो दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट। कटायनिक नेम विल नॉट बी मेंशन, ठीक है, इसमें हमारा जो कटायनिक नेम है वो मेंशन नहीं होगा। तो लिगेंड नाम पहले होगा, फिर मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन, लास्ट में एसिड यूज़ हो जाएगा। अगर हमारा जो कटायनिक है वो हमारा एक एसिडिक H है, आयनाइजेबल बेसिकली। अब जैसे ये हुआ एक एग्जांपल, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टेट्राक्लोरो ऑरिक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, एसिड। अब ये यहाँ पे देखो कटायनिक ये है एक, और एक ये अनायनिक है। फॉर चिलेशन हमको यूज़ करना है बिस और ट्रिस यूज़ करना है। अब इसमें क्या होगा, लिगेंड मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर लिगेंड मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट, एनायनिक के लिए भी और कटायनिक के लिए भी। इसमें जो लिगेंड का स्टार्टिंग वाला रहेगा ये अपर केस में रहेगा, इसमें जो रहेगा वो लोअर केस रहेगा, यानी कि स्मॉल लेटर रहेगा। अब सपोज ये एक एग्जांपल है, अगर दो कॉम्प्लेक्स को जोड़ के दिया है ये, ठीक है, अलग अलग नहीं है ये, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एसिडिक नेम खत्म हो गया करना, ये एक और टाइप का है, छोटा छोटा है। जैसे यहाँ पे मैं चिलेशंस के लिए लिखा हूँ, चिलेशन लिगेंड के लिए बेस ट्रेस हमको यूज़ करना है। सो फॉर हियर दिस +A एंड +B रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअली, एंड दिस टू पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल कॉम्प्लेक्स। तो एज वी नो दैट एक ही बार हमको अपर केस, वी हैव टू यूज़ अपर केस लेटर ओनली वंस। So over here also we will use uppercase in one only, which we will start with cationic part. So after cationic part we can write that cationic part like ligand metal oxidation state, फिर anionic वाले part को हम लिखेंगे ligand metal oxidation state के हिसाब से। Suppose here we have PdNH3 और उसके साथ है PdCl4। सो व्हाट वी कैन डू हियर, इसको हम क्या लिखेंगे, पहले हमको कटायनिक का लिखना है, तो ये 4 है NH3, तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा अमीनो, फिर PD को हम लाएंगे, तो इसको हम PD को लिखेंगे पैराडीमेट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, तो +2 के हिसाब से हम पेरेंथेसिस में रोमन नंबर में 2 डाल देंगे। देन हम अनायनिक वाले के पास आएंगे, हियर ऑल्सो 4 लिगेंड है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेट्रा Cl क्लोरो, पैलाडीमेट यहाँ पे वैसे ही है, तो यहाँ पे भी पेरेंथेसिस में हमारे पास आएगा 2। ओके, अब ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस देखो लो यार, टर्मिनल लिगेंड और ब्रिजिंग लिगेंड अलग अलग बन रहे हैं इसमें, ठीक है। तो NH3 4CO और NH3 सपोज एग्जांपल के लिए, इसको हम OH के साथ यहाँ पे एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है। जो NH3 है टर्मिनल लिगेंड है हमारा, और OH जो है हमारा बेसिकली ब्रिजिंग लिगेंड है, Bl है। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स हम यहाँ पे डाल देंगे म्यू, उसी के लिए डालेंगे अगर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है 2 टर्मिनल लिगेंड के साथ। सपोज यहाँ पे जो OH है हमारा वो 2 टर्मिनल लिगेंड के साथ कनेक्ट हो रहा है, विच इज़ NH3CO NH3 NH3 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम म्यू यूज़ करेंगे या फिर म्यू1 अगर 2 के साथ कनेक्टेड है तो, और अगर 2 से ज़्यादा रहेगा तो सो1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 ऐसे यूज़ हो जाएगा। अब सपोज़ ये यहाँ पे है, इसको हम कैसे लिखेंगे देख लो यार, एग्जाम्पल है। फिर आयनिक मोबिलिटी पे बात करते हैं। मोबिलिटी का क्या होता है, मोबिलिटी का क्या मतलब होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज ज़्यादा रहता है तो कंडक्टिविटी भी हायर रहता है आयनिक मोबिलिटी में। खुद सोचो, अगर पढ़े हुए हैं फिज़िक्स में ऑलरेडी, अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज का मूवमेंट ज़्यादा है तो उसका कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर He हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी, तो हमारा जो कंडक्टिविटी है वो घट जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज़ करने से कंडक्टिविटी भी हमारा इंक्रीज़ करेगा। अब देखो यहाँ पे +1 -1, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम है, तो इसका लो कंडक्टिविटी रहेगा। अब सपोज़ ये कोई एक एग्जांपल है, यहाँ पे +3 -3 है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा है, तो इसका हाई कंडक्टिविटी रहेगा। अब इसका इंडिविजुअली देखेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो अगर ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस जो एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स और एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स को कंबाइन करके बन रहा है, इसमें हमको अगर कंडक्टिविटी देखना है तो हम उसी हिसाब से देखेंगे जब ये कंबाइन होके बन रहे हैं। अगर इंडिविजुअली रहेगा तो हम किसी किसी में रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रह सकता है।
तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो कंडक्टिविटी जो रहेगा हमारा घट जाएगा। अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो स्मॉल कटायन और अनायन जो हमारा मोनो एटॉमिक रहता है उसमें हम Li+, Na+, जैसे कि Cl-, इसमें हम हाइड्रेशन एनर्जी He से डिसाइड करेंगे। और लार्ज कटायन रहेगा जो पॉली एटॉमिक रहेगा, लार्ज कटायन या अनायन जैसे SO4 वगैरह, NH3 वगैरह, इसमें हम अमाउंट ऑफ चार्ज के हिसाब से हम देखेंगे। इसमें से हमको आयनिक मोबिलिटी के बारे में पता चलेगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको फजान रूल्स के साथ भी पढ़ाया जाता है कहीं कहीं पे, मैं यहाँ पे बता दिया। बहुत इजी सा चीज़ है, इसमें कुछ एक्सट्रीम एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। अब आओ नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे। ये वर्कशीट है एक, वो नेमिंग ऑफ इतना कर लाओ, कोई भी हाई स्कूल लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये मैं पेपर लीक कर दिया हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा रिसर्च करके ये मैं पेपर लीक कर दिया हूँ। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। ये सुप्रीम है, मतलब लगभग सारे ही कवर हो जाएंगे, और बोर्ड्स वगैरह में इसके ऊपर कोई कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये कर लेना, ये होमवर्क रहेगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो प्लीज़ डू दिस, प्लीज़ सॉल्व दिस यूजिंग दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट and you will be done with coordination compounds, and we have to study CFT, VBT and isomerism, which we will do bit slowly, but we will do that for sure, we will do. So this much for this lecture. Thank you, have a nice day.